वेलकम बैक नाज़रीन जीअं त ब्रेक खां पहिरीं अॻूणो जेको डिप्टी स्पीकर क़ौमी असम्बली वज़ीर जोगेज़ई उन सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी वरसी जे हवाले सां ही ख़सूसी प्रोग्राम तव्हांजी ख़िदमत में पेश करे रहिया आहियूं। हिन प्रोग्राम में जीअं त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा सां गॾु सियासी सरगर्मियुनि में साथ ॾींदड़ ऐं एडवाइस कंदड़ मशवरा ॾींदड़ वेझे साथियुनि जे हवाले सां ख़ुसूसी गुफ़्तगू करे रहिया आहियूं। वज़ीर जोगेज़ई साहिब सां बि गुफ़्तगू कईसीं। हींअर असां हिकु अहिड़ी शख़्सियत सां गुफ़्तगू कंदासीं जेको सहाफ़ती लिहाज़ सां हिकु वॾो नालो बि आहे, पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जॾहिं 10 अप्रैल ते 1986 में लाहौर में क़दम रखियो, उन खां पहिरीं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जे वक़्त खां वठी पीपल्स पार्टी सां गॾु रहिया ऐं उन सां साथ रहियो। उन खां पोइ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जॾहिं लाहौर में आई, उन वक़्त खां वठी 2007 27 दिसंबर ताईं बि मोहतरमा सां गॾु रहिया। CR शमसी असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, चकवाल मां उन्हनि सां असां राब्तो कयो आहे वीडियो लिंक के ज़रिए। बहुत बहुत शुक्रिया CR शमसी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शमसी साहब, यही पूछना चाहेंगे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ 1986 से लेकर 2007 तक कैसा वक्त गुजरा, कोई सियासी सरगर्मियों के हवाले से बताइएगा, किस तरह की रही और क्या अहम बातें हुई। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत नाजुक मौजू छेड़ दिया है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ हमारा जो रिश्ता है वो कई हवालों से उसके मुख्तलिफ पहलू हैं, अगर मैं ये कहूँ। एक तो जाहिर है कि एक नजरियाती रिश्ता था, एक जद्दोजहद का रिश्ता था। और मैं पहले बता दूं कि मैं जिस तंजीम से ताल्लुक रखता हूं, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, और जो 1950 में जिसकी बुनियाद रखी गई थी, और ये वो जमाना था दुनिया भर में साम्राज्य के खिलाफ जमहूरियतों के लिए, इंसानी हकूक के लिए, शहरी आज़ादियों के लिए एक जद्दोजहद का एक जमाना था। और एक बड़ा एक उभार था, जद्दोजहद उल्फत थी, नेल्सन मंडेला था, बड़ी बड़ी लीडरशिप थी। और उस जमाने में जो हमारी तंजीम थी वो जद्दोजहद कर रही थी जनाब मनाज पन्ना साहब की क़यादत में, KG मुस्तफ़ा की क़यादत में, अब्दुल हमीद छाबरा साहब की, IH राशिद, और बहुत बड़े हमारे रहनुमा निसार उस्मानी साहब जैसे लोग थे, कदावर IA रहमान साहब, हुसैन नकी साहब। ये वो लोग थे जो एक जद्दोजहद कर रहे थे आज़ादी के सहाफत की और शहरी आज़ादियों की और मेहनत कशों की। लेकिन 3 और 4 अप्रैल की रात को जब 79 को उनको फांसी दे दी गई पिंडी की पुरानी जेल में, मैं उस वक्त तामीर अखबार में था और मैंने वो सारी कर्बनाक रात जो थी वो रिपोर्ट की थी। और उससे पहले उसी शाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और बेगम नुसरत भुट्टो जो स्याला रेस्ट हाउस में कैद थी, उनको बुलाया गया, जेल में ले जाया गया। लेकिन उस वक्त तक उन्हें नहीं बताया गया कि ये आखिरी मुलाकात है। लेकिन वहां जाकर जब पता चला, जेलर ने बताया कि ये आखिरी मुलाकात है, तो वो एक बहुत ऐसा लम्हा था, मैं समझता हूँ। और वहाँ की दीवारें पुरानी जेल की बताती हैं कि वो लम्हा एक अजियतनाक लम्हा था। और उस वक्त जब बेनज़ीर भुट्टो, जिनको भुट्टो साहब पिंकी के नाम से प्यार से बुलाते थे, उनकी आंख में जब आंसू आए तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि ये बेटी आंसू जमीन पर ना गिरने पाए, मेरा सफर खत्म हो रहा है और मेरा परचम जो है ये आपने लेकर चलना है और अपने लोगों से रिश्ता जोड़ना है। तो मैं समझता हूं कि वो बेनज़ीर भुट्टो, जो आपका सवाल है उससे जुड़ा हुआ है। और बेनज़ीर भुट्टो ने वाकई ही अपने वालिद के साथ जो अहद किया था आखिरी लम्हात में, वो उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज में, बड़ी बहादुरी के साथ और बड़े तदब्बर और सब्र के साथ उन्होंने वो सफर जारी रखा। और यकीनन मैं बड़े एतमाद से कह सकता हूं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मिशन था, बेनज़ीर भुट्टो ने उसको पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन बेरहम कातलों ने उन्हें शहीद कर दिया। अच्छा शमसी साहब, ये बताइएगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी और उस वक्त सियासी सूरत हाल क्या थी, सियासी हालात क्या थे? देखिए जी, वो भी एक बहुत एक इज़्तिराबी सूरत हाल थी पूरे मुल्क की। मुल्क में मार्शल लॉ था और जनरल ज़ियाउल हक जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, और उन्होंने गैर जमाती इलेक्शन के जरिए एक सियासी ढांचा खड़ा किया था जिसके वजीर आजम मोहम्मद खान जनेजो थे। मोहम्मद खान जनेजो के हवाले से मैं समझता हूं कि उनको जाहिर है कि वो एक
डिक्टेटरशिप में वजारत उज़्मा ली थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो तारीखी फैसले किए वो बड़े, मैं समझता हूं कि वो तारीख में उनकी बहादुरी को और उनकी असूल पसंदी को याद रखा जाएगा। उसी जमाने में बेनजीर भुट्टो जो थी वो जदावतन थी और उनकी वापसी की बातें हो रही थी, लेकिन उस वक्त जाहिर है कि जनरल ज़ियाउल हक नहीं चाहते थे कि बेनजीर भुट्टो वतन वापस आए, लेकिन उन्होंने जब फैसला कर लिया कि उन्होंने वतन वापस आना है, और ये उस वक्त की डिक्टेटर की हुकूमत में बहुत बड़ा एक वाकया था और उसको बीबी को रोकने के लिए बहुत कोशिशें की गई, लेकिन यही वो लम्हा था जब मोहम्मद खान जनेजो ने ये फैसला किया कि नहीं, बेनजीर भुट्टो का त्यारा लाहौर में उतरेगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला था और इस फैसले से जनरल ज़ियाउल हक मुत्तफिक नहीं थे, लेकिन ये जब फैसला हो गया और 10 अप्रैल 1986 को मेरे पास एक फॉक्सी गाड़ी होती थी, मैं पिंडी से चकवाल और चकवाल से होता हुआ मैं लाहौर पहुंचा था और फिर वहां जो मैंने मंजर देखा था, एक इंसानों का समुंदर था और सारी साथ थे, और लेकिन उस इज्तिमा की खूबसूरती ये थी कि लाखों लोगों के मौजूदगी के बावजूद एक गमला तक नहीं टूटा था, एक शीशा तक नहीं टूटा था, और ये वो तारीखी लम्हा था यादगार पाकिस्तान पर जब बेनजीर भुट्टो को स्टेज पर वो नमूदार हुई और उन्होंने जब एक ऐलान किया जमहूरियत का और जुल्फकार अली भुट्टो के मिशन को पूरा करने का, तो वो एक पूरे मुल्क में एक नई लहर दौड़ गई थी। वो जो कब्रिस्तान की खामोशी थी, जो सियासत पर पाबंदियां थी, जो सियासतदानों को का नाम लेने पर पाबंदियां थी, अखबार बरहना छपते थे, आवाजों पर पहरे थे, सोचों पर पहरे थे, लेकिन बेनजीर भुट्टो की वापसी और फिर उनका जो जदोजहद का ऐलान करना, उसने मुल्क का सियासी मंजरनामा यकसर बदल दिया। और उसी शाम मेरी मुलाकात हुई थी, उसी जलसागाह में मैं स्टेज पर पहुंचा था और बिल्कुल उस वक्त बेनजीर भुट्टो एक कल जिस तरह आपने देखा कि आसफा भुट्टो की उम्र होगी उस वक्त या उससे ज्यादा थोड़ी होगी, एक बिल्कुल दुबली पतली लड़की थी, और लेकिन उससे उस वक्त के डिक्टेटर, उस वक्त की पूरी जबर जो है वो कांप रहा था और लोगों का समुंदर उनके साथ था, और ये वो सफर का आगाज था जिसने मुल्क में जमहूरियत की, शहरी आज़ादियों की बुनियाद रखी। अच्छा शमसी साहब, जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, जो भी सियासी पार्टी है या उसका सरबराह हो, वो अपने साथियों को नवाजने की कोशिश करते हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा इस मामले में कैसी पाई, उनको कैसा पाया गया? क्या वो उन्होंने अपने जो साथ साथ देने वालों को नवाजा जब भी हुकूमत में आई? देखिए जी, वहाँ वो जमाना नवाजने और ना नवाजे जाने का माहौल नहीं था। वो एक जदोजहद का जमाना था और बेनजीर भुट्टो की ये खासियत थी कि वो लोगों की शिनाख्त रखती थी। उनकी जदोजहद में जो लोग भी उनके साथ शामिल रहे, उन्होंने कभी उनको फरामोश नहीं किया, और वो उनको जब भी वो सामने आते थे उनको इज्जत एहतराम देती थी, और यही वो असल नवाजने का एक तरीका था। मैं समझता हूं कि मैंने जो सफर उनके साथ तय किया उस जदोजहद में अखबार नवीस की हैसियत से, और फिर एक जो मैं समझता हूं कि वो एक बहुत मोहतरम तौर पर बड़ी शफकत फरमाती थी, एक भाइयों की तरह मुझे चाहती थी, लेकिन जब उनकी हुकूमत बनी दिसंबर 1988 में और एक जो हलफ उठाने के फौरन बाद एक तकरीब हुई थी, जेफरे हाउ जो वजीर खारजा थे बरतानिया के, वो पहले दौरे पर आए थे, और उस तकरीब में सिर्फ हम 2-3 जर्नलिस्ट मौजूद थे। एक अहमद हसन अलवी साहब थे, एक इजहार भट्टी साहब थे जंग के, और एक मैं था। और मेरा जब उनके साथ आमना सामना हुआ तो उन्होंने कहा, बहुत खुश थी वो, मैंने उनको पहली बार खुश देखा था। उन्होंने कहा, बताओ शमसी क्या करना है, तुम्हें क्या चाहिए, कहाँ जाना चाहते हो? मैं बड़ा हैरान हुआ उनके इस सवाल पर। मैंने कहा, मुझे ना कुछ चाहिए, ना मैं कहीं जाना चाहता हूं, मैंने जो चाहा था वो हो गया। आज आप वजीर आजम पाकिस्तान हैं और जमहूरियत की फतह हुई है, मुझे यही चाहिए। इस पर वो बहुत खुश हुई और फिर उन्होंने ये सवाल आइंदा कभी नहीं किया। शमसी साहब, आज की पीपल्स पार्टी में और इस वक्त की पीपल्स पार्टी में क्या फर्क नजर आ रहा है? देखिए जी, ये कहना कि वही पीपल्स पार्टी है और उस वक्त की पीपल्स पार्टी, ये बहुत मुश्किल सवाल है।
اس وقت جو پیپلز پارٹی تھی اس کی لیڈرشپ موجود تھی، اور جب بینظیر بھٹو شہید ہو گئی تو جب آپ دیکھیں کہ جب لیڈرشپ ختم ہوتی ہے تو پھر پارٹیوں میں بحران آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بہت ان کے بہت چہتے بہت بڑی لوگ تھے، بڑے بڑے نام آتے ہیں جو بھٹو کے ساتھ رہنے سے ان کے نام بنے تھے، چاہے وہ عبدالحفیظ پیرزادہ ہوں، مولانا کوثر نیازی ہوں، غلام مصطفیٰ جتوئی ہوں، ممتاز بھٹو ہوں، ان سب نے ایک ایک کر کے بے وفائی کی تھی، اور یہ سب آہستہ آہستہ ان کو چھوڑ گئے تھے۔ شمس صاحب، آخری لمحات میں کوئی محترمہ سے کوئی ملاقات جب وفات سے پہلے، اس کے والے سے کوئی یاد ہو؟ یہاں میں ایک عرض کروں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ آپ کا پروگرام 27 دسمبر کے لیے ہے، محترمہ کی شہادت کا دن ہے۔ میں آپ سے ان کی آخری ملاقات کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا، جو 25 دسمبر 2007 کی شام اسلام آباد کے پرانے ہوائی اڈے پر ہوئی تھی، اور بینظیر بھٹو کراچی، سندھ اور پنجاب کے دورے کر کے آ رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ وہ اتنی خوش تھی، اور انہوں نے مجھے کہا شمسی میں بہت خوش ہوں، لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا ہے، اور اب میں ان کی تقدیر بدل دوں گی۔ اور واقعی ہی وہ جس عزم کے ساتھ، جس تجربے کے ساتھ، اور جس ایک پوری قوت کے ساتھ واپس آئی تھی، اس وقت اگر ان کو شہید نہ کیا جاتا تو پاکستان کا آج نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اور ان کا بنیادی جو مشن تھا وہ دہشت گردی، انتہا پسندی کے خلاف ان کی جو ایک مکمل مضبوط ان کی پالیسی تھی، اور پھر جمہوریت کے لیے ان کا جو عزم تھا، اور خاص طور پر وہ اپنے لوگوں کی حالت بدلنا چاہتی تھی، غربت کا خاتمہ چاہتی تھی، اداروں کو مضبوط کرنا چاہتی تھی، اور دنیا میں پاکستان کا ایک روشن تشخص چاہتی تھی، اور وہ یقیناً یہ ایجنڈا ان کا سامنے نظر آ رہا تھا۔ لیکن پھر شام ہو گئی، ایک ایسی بے رحم شام، لیاقت باغ جلسہ عام جب وہ مسکراتے ہوئے اتری ہیں اسٹیج سے، اور پھر اس لیاقت باغ کے گیٹ پر جس طرح ان کو سازش کے ذریعے ہر طرف سے گولیاں، دھماکے، بارود استعمال کر کے ختم کیا گیا، یہ اس وقت کے حکمرانوں کی بزدلی اور ایک پاکستان کا جو روشن ہوتا ہوا سفر تھا، اس کا وہاں اختتام کر دیا گیا۔ اور المیہ یہ ہے کہ بعد میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، لیکن 5 سال کے بعد بھی، اور آج اتنے برس گزر گئے، بے نظیر بھٹو کے جو اصل قاتل ہیں وہ بے نقاب نہیں ہو سکے۔ اور یہ سوال پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، سیاسی کارکنوں کے لیے ایک سلگتا سوال ہے، جس کا جواب آنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ سیاہ شمسی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور محترمہ بینظیر بھٹو کے حوالے سے آپ نے قیمتی خیالات کا اظہار کیا۔ ناظرین، جیند سیاہ شمسی چیو تو یقینی طور تے محترمہ بینظیر بھٹو جے قتل جا جے اصل قاتل ہیں وہ پدرا تھیण تمام ضروری ہیں۔ اگر وہ پدرا نہ تھیا تو یہ تاریخ تلک تاریخ ہمیشہ ورجائنی ویندی ऐं وہ خطرناک صورت اختیار کندی۔ یقینی طور تے محترمہ بینظیر بھٹو اگر اج ہوجے ہاں تو سیاسی حالات بالکل مختلف ہو جنا۔ انساگر پانی میزبان مدثر کے اجازت دیندا، ایندر ہفتے ॿیہر حاضر کنदासीं۔